मानवा का एमसी हमेशा से मार्शल आर्ट्स की ऊंचाई तक पहुंचना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि चाहे जितनी कोशिश कर ले वह उस मुकाम तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। फिर भी उसका सपना इतना बड़ा था कि उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसी सपने ने उसे एक पुरानी कहानी का पीछा करने पर मजबूर किया। कहानी ये थी कि एक सैंक्चुरी के अंदर एक गोल्डन फ्रूट छिपा है जिसकी रखवाली एक ड्रैगन करता है। कहा जाता था कि यह फ्रूट खाने वाले को इमॉर्टैलिटी मिलती है। लंबी और कठिन लड़ाई के बाद एमसी ने ड्रैगन को हराया और गोल्डन फ्रूट तक पहुंच गया। जब उसने सचमुच उस फल को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। वह ड्रैगन की लाश पर बैठा और एक विजेता की तरह फ्रूट खाने लगा। उसे पूरा विश्वास था कि इस फ्रूट से वह मार्शल आर्ट्स की ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। उसका नाम था गिल्फस एल्ड्रेगन और उसे दुनिया का सबसे ताकतवर वॉरियर कहा जाता था। कई साल गुजर गए। अब गिल्फस बूढ़ा हो चुका था और अपने डेथ बेड पर लेटा था। उसके पास उसका परिवार बैठा था और बगल में उसका बड़ा बेटा गिलियम। गिल्फस ने देखा कि बेटा उदास है। उसने कहा, अच्छा इंसान बनना मेरा समय आ चुका है। गिलियम का दिल टूट चुका था क्योंकि जैसे पहले माँ को खोया था वैसे ही अब वो पिता को खोने वाला था। गिल्फस ने जाते जाते सोचा, इमॉर्टैलिटी फ्रूट तो झूठ निकला, लेकिन फिर भी उसे खुशी थी कि उसे पत्नी और बच्चे मिले। उसने बच्चों से आगे कहा, मैंने अच्छा जीवन जिया है, मुझे कोई अफसोस नहीं। पर सच्चाई ये थी, उसके दिल में गहरा पछतावा था। पछतावा कि वह मार्शल आर्ट्स की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया। और फिर उसने आखिरी सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फिर खुलीं। वह चौंक गया। सब कुछ अलग क्यों लग रहा है? उसका शरीर हल्का था और जब नीचे देखा तो उसके छोटे छोटे बच्चे जैसे हाथ थे। तभी उसे समझ आया वह एक बच्चे के रूप में एक पालने में है। फिर उसने खुद को शांत किया क्योंकि पिछली जिंदगी में वह 10 स्टार का वॉरियर था। गिल्फस ने सोचा, ये कोई साधारण बात नहीं, आखिर मेरे साथ ऐसा किसने किया? अचानक उसे ख्याल आया, वह इमॉर्टैलिटी फ्रूट अमरता नहीं देता था। उसकी असली ताकत थी रीइंकार्नेशन, यानी अमरता नहीं बल्कि पुनर्जन्म। यह जानकर वह मुस्कुराया। वह बोला, यह तो और भी बेहतर किस्मत है। अब मैं सच में मार्शल आर्ट्स की ऊंचाई तक पहुंच पाऊंगा। उसने देखा कि उसके आसपास और भी बच्चे थे। वह समझ गया कि शायद वह एल्ड्रेगन फैमिली में पैदा हुआ है, लेकिन उसके मन में सवाल उठा, इतने सारे बच्चे यहाँ क्यों हैं? तभी कमरे में मेड्स आईं। उनके हाथों में फीडिंग बॉटल्स थीं। उन्होंने एक कॉर्ड से गॉब्लिन बच्चे को उठाया और उसे पिलाने लगीं। गिल्फस यह देखकर हैरान रह गया। वह सोचने लगा, ये आखिर करने क्या वाली है? जैसे ही गॉब्लिन ने लाल रंग का द्रव्य पिया, अगले ही पल वह फट पड़ा। खून चारों ओर फैल गया और कुछ गिल्फस के चेहरे पर भी गिरा। यह देखकर उसका खून जम गया। डर ने उसे जकड़ लिया। वह सोचने लगा, आखिर इन बोतलों में है क्या? जबकि मेड्स ने फैसला किया कि उस लाल तरल को थोड़ा पतला किया जाए और फिर बच्चों को पिलाया जाए। गिल्फस अभी भी यही सोचने में उलझा हुआ था कि गॉब्लिन को उन्होंने आखिर क्या पिलाया था जिससे वह फट पड़ा। तभी अचानक एक मेड ने उसे भी पकड़ लिया। उसने साफ देखा, बोतल में दूध नहीं है बल्कि वह तरल तो जादुई ऊर्जा से लबालब भरा हुआ है। गिल्फस यकीन नहीं कर पा रहा था कि मेड्स इतने छोटे बच्चों को इतनी खतरनाक चीज पिला रही हैं। तभी मेड ने बोतल उसके मुंह में जबरदस्ती डाल दी। जैसे ही गिल्फस ने उस तरल का स्वाद चखा, उसे सच्चाई समझ आ गई। वह कोई और चीज नहीं बल्कि एंशिएंट ड्रैगन्स ब्लड था। उसका दिमाग सुन्न हो गया। ये पागल है, छोटे बच्चों को ड्रैगन ब्लड पिला रहे हैं। उसे याद आया कि मेड्स ने कहा था इसे डाइल्यूट करना होगा और अब कारण साफ था। वह तुरंत थूकना चाहता था, लेकिन याद आया कि थोड़ी मात्रा वह पहले ही निगल चुका है। उसने सोचा, थोड़ी सी मात्रा मुझे नहीं मारेगी। उसने देखा बाकी बच्चे भी उस तरल को थूक रहे थे। तब उसने सोचा, मुझे भी यही करना चाहिए, नहीं तो मैं भी फट जाऊंगा। लेकिन तभी उसके मन में दूसरा ख्याल आया, शायद मैं गलती कर रहा हूं। अगर मैं इस जादुई शक्ति को पूरी तरह सोख लूं तो शायद मैं अपनी पिछली जिंदगी से भी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा और मार्शल आर्ट्स की चोटी तक पहुंच जाऊंगा। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने ठान लिया, जो होगा देखा जाएगा। गिल्फस ने बोतल पूरी की पूरी खाली कर दी। चेहरे पर ऐसा संकल्प था जैसे दुनिया को दिखा रहा हो, मुझसे पंगा मत लेना। मेड भी हैरान रह गई कि वह खुशी खुशी ड्रैगन ब्लड पी रहा है, लेकिन साथ ही वह भी खुश थी क्योंकि सब कुछ उनके हिसाब से हो रहा था। गिल्फस को वापस पालने में लिटा दिया गया। उसने देखा बाकी बच्चे भी इस ऑर्डील से बच गए हैं और फिर जैसे एक सामान्य बच्चा अच्छे खाने के बाद नींद से भर जाता है, वैसे ही वह भी सो गया। 7 साल बाद गिल्फस, जो अब जैक एल्ड्रेगन कहलाता था, अपनी ताकत की प्रैक्टिस कर रहा था। वह एक पैर के नीचे भारी पत्थर रखकर सिर्फ एक हाथ से पुशअप्स कर रहा था। उसने पूरे 1000 पुशअप्स पूरे किए और फिर पत्थर को इतनी ताकत से धकेला कि वह दूर जा गिरा। वह अपने मस्कुलर शरीर को देखता है और मुस्कुराते हुए मानता है,
मुझे यह शरीर बेहद पसंद है। असल में जैक अपनी सारी ताकत का श्रेय उस ड्रैगन्स ब्लड को देता है जो उसने पिया था। उसमें असीम शक्ति छिपी थी, यहाँ तक कि जिन बच्चों ने थोड़ा सा भी पिया था उनके शरीर साधारण इंसानों से कहीं ज्यादा मजबूत बन गए, और जैक ने तो हर बूंद निगल ली थी। पिछली जिंदगी में उसने पहले ही डिवाइन ड्रैगन की ट्रू सोर्स पावर को सोख लिया था, इसलिए वह इस बार भी एंशिएंट ड्रैगन्स की यूनिक पावर को पूरी तरह अपने अंदर उतार पाया। यह रूपांतरण इतना गहरा था कि जैक खुद भी हैरान रह गया, लेकिन उसे एक निराशा भी हुई। उसने देखा कि वह अभी भी सिर्फ 1 स्टार वॉरियर है, जबकि उसकी उम्मीद थी कि कम से कम 4 स्टार्स तक तो पहुंचना चाहिए था। असल में स्टार्स ही किसी के ट्रू सोर्स पावर को दर्शाते हैं, जो शक्ति को उसकी पूरी सीमा तक संकुचित करते दर्शाता है, जिसमें कल्पना की जाती है कि शरीर एक ब्रह्मांड है जिसमें वे स्टार्स घूमते हैं। लेकिन जैसे जैसे स्टार्स की संख्या बढ़ती है, कठिनाई भी बढ़ती है और शक्ति भी उतनी ही विशाल हो जाती है। अपनी पिछली जिंदगी में जैक 10 स्टार्स रैंक तक पहुंचा था, और वह अब तक का अकेला इंसान था जिसने ऐसा कर दिखाया था। अब 7 साल हो चुके थे जब से जैक का जन्म एल्ड्रैगन फैमिली के मौजूदा मुखिया के बेटे के रूप में हुआ था, लेकिन वह एक इलिजिटिमेट चाइल्ड था। उसकी माँ बहुत पहले मर चुकी थी और उसके पिता ने कभी उसकी शक्ल तक नहीं दिखाई। जैक खुद को कोसता है कि उसका पिता तो एक बेकार इंसान से भी बदतर निकला। वह समझ गया था कि उसका पुनर्जन्म 1000 साल बाद हुआ है, जहाँ यह दुनिया ऐसी जगह बन चुकी है जहाँ कमजोर सिर्फ ताकतवर के हाथों मरने के लिए ही पैदा होते हैं। यहाँ एक अजीब सी प्रथा भी थी जिसे कहते थे ड्रैगन की परीक्षा। सिर्फ वही बच्चे जिन्हें ड्रैगन की रक्त पीने के बाद जिंदा रहना नसीब होता था, उन्हें एल्ड्रगन वॉरियर्स की ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन जैक को आज तक किसी ने एक भी ट्रेनिंग नहीं दी। उसने मेड से सवाल करने की कोशिश की, लेकिन मेड हमेशा यही कहती, मुझे कहने की इजाजत नहीं। जैक गुस्से में बोला, जो बच्चे ट्रायल पास कर लेते हैं उन्हें कॉम्बैट ट्रेनिंग दी जाती है, फिर मेरे आसपास सिर्फ मेड्स क्यों हैं? कोई इंस्ट्रक्टर क्यों नहीं? मेड अब भी गुड़िया की तरह शांत रही और बस इतना पूछा, क्या आपको कुछ और चाहिए? जैक ने चिढ़कर कहा, नहीं। असल में उसे ट्रेनिंग की उतनी परवाह नहीं थी, क्योंकि वह इस समय अपनी बॉडी बनाने पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। जैक ने फिर मेड से पूछा, मुख्य परिवार के बाकी बच्चों के बारे में कुछ बता सकती हो? लेकिन जवाब वही, मुझे कहने की इजाजत नहीं। जैक ने अलग अलग तरीकों से घुमाकर जवाब निकलवाने की कोशिश की, लेकिन मेड ने अपना जवाब नहीं बदला। वह गुस्से से सोचने लगा, क्या यही एक लाइन बोलना ही इसका काम है? उसने पूछा, क्या मुझे यहाँ सिर्फ तंग करने के लिए रखा गया है? मेड ने यह बात झुठला दी और बोली, हमें आदेश है कि आपकी निजी जरूरतों का ध्यान रखें। जैक ने गौर किया कि यह मेड असल में एक 3 स्टार फाइटर है। उसने सोचा, अगर यह चाहती तो मेरी कॉम्बैट ट्रेनिंग में मदद कर सकती थी। मेड से कोई मदद न मिलने पर जैक ने ठान लिया, अब मुझे खुद ही जंगल जाना होगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पूरे 3 साल से वह इस मेड के साथ रह रहा है और आज तक उनके बीच कोई सच्चा रिश्ता नहीं बना। उसने उससे आखिरी बार कुछ सुनने की उम्मीद की, लेकिन मेड चुप रही, मानो अब उसे पूरी तरह अनदेखा कर रही हो। फिर जैक जंगल में गया और जहरीली जड़ी बूटियां खाने लगा। स्वाद बेहद खराब था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसके लिए यह सब ट्रेनिंग का हिस्सा था। तभी उसने महसूस किया कि कोई हल्की सी आहट उसका पीछा कर रही है। उसने सोचा, यह कौन है जो सामने आने की बजाय छुपकर पीछा कर रहा है? लेकिन उसने परवाह नहीं की और अपने रास्ते पर चलता रहा। अचानक उसके सामने एक गुस्सैल बोर आ खड़ा हुआ। इसी बीच उसने देखा कि जो काली धुंध उस बोर से निकल रही थी, वैसी चीज उसने अपनी पिछली जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। यह सोचकर वह उलझन में पड़ गया, आखिर ये है क्या? तभी बोर ने भी उसकी प्रेजेंस को सेंस कर लिया और उसकी तरफ मुड़ गया और बिना समय गवाए सीधा उस पर हमला किया। जैक मुस्कुराया। वह सही स्टांस में आया और आसानी से बोर का वार टाल दिया, और जैसे ही बोर गुजर रहा था, जैक ने उसके पेट पर मुक्का जड़ा। यह मुक्का इतना डरावना असर लेकर आया कि बोर का पूरा अंदरूनी हिस्सा चकनाचूर हो गया और वह एक ही वार में खत्म हो गया। जैक हैरान था, मैं तो अभी सिर्फ 1 स्टार हूं और इतनी हल्की सी ताकत से ही यह खत्म हो गया। इस पर उसने नतीजा निकाला, असल में फर्क क्वांटिटी का नहीं बल्कि क्वालिटी का होता है। फिर बोर को अपने कंधे पर उठाए जैक घर की ओर लौट रहा था। रास्ते में वह खुद से बातें करता है, अब अकेले रह रहकर मैं थक चुका हूं, शायद अब किसी एडवेंचर पर निकल जाना चाहिए। लेकिन तुरंत ही उसके मन में ख्याल आता है, कहीं भी जाऊं, असल में तो सिर्फ समंदर ही एक जगह है जहां मैं जा सकता हूं। उधर वह रहस्यमय आदमी जो जैक का पीछा कर रहा था पूरी तरह दंग रह गया। वह सोच रहा था, ये बच्चा बिना कॉम्बैट ट्रेनिंग पाए सिर्फ एक मुक्के से बोर को मार गिरा देता है।
और ऊपर से उसने ये भी भांप लिया कि मैं छिपकर उसका पीछा कर रहा हूं। ये बिल्कुल भी साधारण बच्चा नहीं है। वह मन ही मन निष्कर्ष निकालता है। उसकी माँ तो बहुत पहले मर चुकी थी और पिता को उससे कोई लेना देना ही नहीं। ऐसे में इसके पास सही शिक्षा पाने का कोई रास्ता नहीं था। फिर भी इसकी ताकत, लेकिन उसके पास भागने का भी कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि जैक एल्ड्रैगन फैमिली के मुखिया का बच्चा था और इसी कारण उसे हमेशा निगरानी में रखा गया था। उस रहस्यमयी आदमी को अब यह सब और भी दिलचस्प लगने लगा। जैक घर पहुंचा तो उसने देखा वहां कुछ अजनबी मेहमान आए हुए हैं। वह तुरंत उनकी ताकत को महसूस करता है और सोचने लगता है, ये आखिर मुझसे क्या चाहते हैं। वह धीरे धीरे दरवाजे तक जाता है और उनकी बातचीत सुनने की कोशिश करता है। उसे महसूस हुआ कि उनमें कोई किलिंग इंटेंट नहीं है। फिर जैक दरवाजा खोलता है। कमरे में कुछ आदमी खड़े थे। जैक ने पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उसकी नजर उन आदमियों के कपड़ों पर पड़ी और उसने वहां एल्ड्रैगन का एम्बलम देखा। अब उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। तभी उन आदमियों ने कहा, हम तुम्हें लेने आए हैं, तुम्हें एक एग्जामिनेशन से गुजरना होगा। जैक का दिमाग घूम गया। वह हैरान रह गया। किसी ने मुझे इस परीक्षा के बारे में बताया तक नहीं। कुछ समय बाद जैक को मेन हाउस ले जाया गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि 1000 साल बाद वह दोबारा यहाँ लौटेगा। वहां पहुंचकर उसे एक स्कूल यूनिफॉर्म पहनाई गई। असल में उसे यहाँ रुकने के लिए नहीं, बल्कि एक एकेडमी में पढ़ने लाया गया था, जिसका नाम था ड्रैगन्स नेस्ट। यह एकेडमी एल्ड्रैगन फैमिली ने स्थापित की थी और परिवार में पैदा होने वाला हर बच्चा इसी एकेडमी में दाखिला पाने का सपना देखता था। यह परंपरा थी कि जब भी कोई बच्चा 7 साल का होता है तो उसे इस एकेडमी की एंट्रेंस एग्जामिनेशन देनी होती है। आज वही दिन था, लेकिन जैक को कभी कोई शिक्षा दी ही नहीं गई थी। फिर भी परीक्षा देना उसके लिए अनिवार्य था, इसीलिए उसे जंगल से यहाँ खींच कर लाया गया था। जैक सब कुछ देखकर गुस्से और निराशा से अपना सिर पकड़ लेता है और सोचता है, वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं जबकि मैं भागने की पूरी तैयारी करके बैठा था। जब बाकी छात्र उसके पास से गुजर रहे थे, उनमें से एक नीले बालों वाला लड़का रैंक्स, जो ओल्ड स्केल विलेज से था, उसके पास आया। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम ठीक हो या किसी मुसीबत में फंसे हो? जैक ने मुड़कर उसकी ओर देखा और रूखे अंदाज में बोला, अब तुझे क्या चाहिए? रैंक्स थोड़ा संकोची था। वह बोला, मैं तो बस मदद करना चाहता था, तुम परेशान लग रहे हो। जैक को रैंक्स का पास आना चौंका देता है, क्योंकि वह महसूस करता है कि रैंक्स भले ही शर्मीला हो, लेकिन उसके भीतर एक अनजानी ताकत बह रही है। फिर जैक खड़ा होता है और कहता है, माफ करना, मैंने पहले रूखा बर्ताव किया। फिर वह अपना परिचय देता है और कहता है, असल में मैं बस उलझन में हूं, समझ ही नहीं आ रहा कि फैमिली हेड्स हमें क्या करवाना चाहते हैं। रैंक्स हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, एग्जाम का कंटेंट तो हर साल एक जैसा ही रहता है। लेकिन जैक साफ कह देता है, असल बात यह है कि मुझे तो पता ही नहीं है कि ये एग्जाम होता क्या है। रैंक्स अवाक रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि सामने खड़ा यह लड़का सच में एग्जाम के बारे में कुछ भी नहीं जानता। वह सोचने लगता है, क्या जैक इस परीक्षा का सामना कर पाएगा, जबकि उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि आगे क्या आने वाला है। इसलिए रैंक्स तय करता है कि वह सब कुछ समझाएगा। लेकिन तभी पीछे से कुछ पुलिस का गिरोह आ जाता है। वे रैंक्स को ताना मारते हैं, अरे ये तो वही बेकार रैंक्स है। यह सुनकर जैक भी हैरान रह जाता है। इस गिरोह का लीडर निकलता है रेटोन, जो ऑड स्केल विलेज का ही था। वह रैंक्स का मजाक उड़ाते हुए आगे कहता है, अरे कचरे, रास्ता तो नहीं भटक गया, यहाँ चोट लग सकती है तो गांव चला जा। रैंक्स बेखबरी में मासूमियत से जवाब देता है, नहीं, मैं तो यहाँ एग्जाम देने ही आया हूँ। उसकी यह बात सुनकर रेटोन गुस्से में चिल्लाता है, तू कचरा है, तेरे जैसे का इस एकेडमी में दाखिला होना नामुमकिन है। साथ ही हंसते हुए आगे जोड़ता है, तेरे पिता तो सूडो ड्रैगन थे और तू भी कभी उससे ऊपर नहीं जा पाएगा। तभी जैक ने देखा कि रैंक्स का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका है। उसकी मुट्ठियां कस चुकी थीं। असल में एल्ड्रैगन फैमिली की हायरार्की तय थी। इनमें रूकीज कहलाते हैं लेसर ड्रैगन्स, आम सैनिकों को कहा जाता है यंग ड्रैगन्स, कैप्टन क्लास होते हैं अडल्ट ड्रैगन्स, और सबसे ऊपर एग्जीक्यूटिव क्लास एल्डर ड्रैगन्स, और इन सब के नीचे होते हैं सूडो ड्रैगन्स। ये लोग वो होते हैं जो ड्रैगन्स नेस्ट में दाखिला पाने या वहां से ग्रेजुएट होने में नाकामयाब रहते हैं, तो उन्हें नकली समझा जाता है। रैंक्स के पिता भी सूडो ड्रैगन थे और इसी कारण उसे ताना सहना पड़ता था। लेकिन रैंक्स ये साबित करना चाहता था कि सूडो ड्रैगन भी असली होते हैं। तभी जैक बातचीत में कूद पड़ता है। वह रेटोन की ओर देखकर पूछता है, तुझे कैसे पता कि रैंक्स कचरा है जबकि उसने अभी एग्जाम दिया ही नहीं? रेटोन भड़क कर बोला, तू कौन है और तुझे इसे इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? जैक ने शांत स्वर में कहा, नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था,
बस जानना चाहता हूं कि तू क्यों सोचता है कि रैंक्स कभी एकेडमी में दाखिला नहीं पा सकता? रेटॉन तिरस्कार भरे लहजे में बोला। क्योंकि वो और उसके जैसे लोग जन्मता वीकलिंग्स हैं। यह सुनकर जैक की आंखें चमक उठी। उसने शांत लेकिन धारदार स्वर में कहा, रैंक्स तुमसे और तुम्हारे इस पूरे गिरोह से कहीं ज्यादा मजबूत है। रेटॉन गुस्से से लाल होकर जैक की तरफ देखता है और गुर्राकर पूछता है, तो तू ये कहना चाहता है कि हम सब रैंक्स जैसे कचरे के नीचे हैं? माहौल गर्म ही होने वाला था कि तभी एक एग्जामिनर वहां पहुंचता है। वह ऊंची आवाज में घोषणा करता है, सभी एप्लीकेंट्स ध्यान दें, एंट्रेंस एग्जामिनेशन शुरू होने वाला है। रजिस्टर करने के बाद हर किसी को एक नंबर टैग लेना होगा। रेटॉन घृणा भरी नजरों से जैक को घूरता है और ठंडी आवाज में कहता है, तेरा चेहरा मैंने याद रख लिया है। जबकि जैक हैरान होकर कहता है, इतनी जल्दी गुस्सा? आजकल के बच्चे इतने शॉर्ट टेम्पर्ड क्यों हैं? रैंक्स ये सुनकर थोड़ा चौंक जाता है और कहता है, हम भी तो बच्चे ही हैं और कोई भी गुस्सा हो जाएगा अगर उसे कमजोर कहा जाए। जैक फिर पूछता है, तो ये एग्जाम क्या सबके लिए मैंडेटरी है? रैंक्स शांत स्वर में बताता है, नहीं, अगर तुझे लगता है कि तू पार्टिसिपेट करने की क्षमता नहीं रखता तो तू विथड्रॉ कर सकता है। यह सुनकर जैक सच में चौंक जाता है। वह और पक्का हो जाता है कि उसे एग्जाम के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता। रैंक्स आगे सलाह देता है, बेहतर होगा कि तू विथड्रॉ कर ले, वरना चोट खा सकता है। लेकिन जैक गंभीरता से जवाब देता है, मैं विथड्रॉ करने का कोई इरादा नहीं रखता। रैंक्स हैरान रह जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि जैक बिना एग्जाम के बारे में जाने भी इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है। जैक हल्के से मुस्कुराकर कहता है, चलो एग्जाम शुरू होने से पहले रजिस्टर कर लेते हैं। कुछ ही देर में सभी एप्लीकेंट्स एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। एग्जामिनर सामने खड़ा होकर एग्जाम के नियम बताता है। परीक्षा पास करने के लिए तुम्हें बस इस चट्टान पर एक खरोंच छोड़नी है, लेकिन ध्यान रहे अपने हथियार नहीं, सिर्फ वही इस्तेमाल करने होंगे जो एग्जामिनर्स देंगे। अगर चाहो तो नंगे हाथ से भी कोशिश कर सकते हो, बस एक खरोंच पड़ जानी चाहिए। हर एप्लीकेंट को 3-3 प्रयास दिए जाएंगे। जैक इसे सुनकर सोचता है, बस इतना? ये तो मुश्किल नहीं लग रहा। लेकिन रैंक्स का चेहरा अचानक भय से भर जाता है। ये देखकर जैक हैरान होता है, ये इतना शॉक्ड क्यों है? आखिर करना तो बस चट्टान पर स्क्रैच ही तो है। जैक सोचता था कि शायद यहाँ कोई बहुत बड़ी परीक्षा होगी, जैसे ड्रैगन ब्लड पीने वाला ट्रायल था, लेकिन ये देखकर वह बेहद निराश हो जाता है। तभी एग्जामिनर आदेश देता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन शुरू करो। पहला एप्लीकेंट आगे बढ़ता है। वह अपनी पूरी ताकत के साथ तलवार चट्टान पर मारता है। धड़ाम, एक भयानक धमाका गूंजता है। उसकी तलवार 1000 टुकड़ों में बिखर जाती है। शोर इतना तेज कि सबके कान सुन्न पड़ जाते हैं, लेकिन चट्टान उस पर जरा सी भी खरोंच नहीं आती। जबकि लड़का दर्द से जमीन पर गिर जाता है। एग्जामिनर्स उससे पूछते हैं, क्या तू अपने बाकी 2 प्रयास इस्तेमाल करना चाहता है? लेकिन लड़का इतनी तकलीफ में है कि बोल भी नहीं पाता। एग्जामिनर्स उसकी हार घोषित करते हैं और उसे बाहर ले जाते हैं। तभी जैक देखता है कि रैंक्स का चेहरा और भी अजीब सा हो गया है। वह सोच में पड़ जाता है, आखिर ये इतना परेशान क्यों है, जबकि ये एग्जाम तो आसान लग रहा है। फिर जैक चुपचाप रैंक्स से पूछता है, ये चट्टान असल में है क्या? रैंक्स गहरी सांस लेकर बताता है, इसे रेजनरेशन स्टोन कहते हैं। इस पर अगर कोई मामूली खरोंच भी पड़े तो ये तुरंत ठीक हो जाती है, और अगर कोई ब्रूट फोर्स से हमला करे तो ये पत्थर उस डैमेज को 100 गुना ज्यादा ताकत से वापस लौटा देता है। जैक सुनकर चौंक जाता है और बड़बड़ाता है, मतलब ये पत्थर तो हद से ज्यादा ही खतरनाक है। रैंक्स आगे समझाता है, असल में स्क्रैच तभी पड़ेगा जब किसी का सोर्स पावर सही ढंग से सर्कुलेट हो। ये मार्शल आर्ट्स स्किल पर कम और सोर्स पावर कंट्रोल पर ज्यादा निर्भर करता है। जैक अब समझ जाता है कि असली परीक्षा मार्शल स्ट्रेंथ की नहीं, बल्कि सोर्स पावर की हैंडलिंग की है। वह एप्लीकेंट्स को गौर से देखता है और अनुमान लगाता है कि कुछ लोग इसे पास कर सकते हैं। उसकी नज़र रेटॉन और उसके साथियों पर भी पड़ती है। वे भी काफ़ी मजबूत लग रहे थे। इसी बीच चारों तरफ एप्लीकेंट्स एक के बाद एक फेल होते जाते हैं। कई के हाथ टूट जाते हैं, लेकिन पत्थर पर खरोंच तक नहीं आती। फिर एग्जामिनर की आवाज़ गूंजती है, नंबर 350। ये सुनकर जैक खड़ा हो जाता है। रैंक्स बेचैन होकर फुसफुसाता है, जैक विथड्रॉ कर ले, ये पागलपन है। लेकिन जैक शांति से जवाब देता है, मैं ठीक रहूंगा। जैक जैसे ही एग्जामिनर के सामने पहुंचता है, वहां मौजूद सबको एक भारी प्रेशर और ऑरा महसूस होती है। एग्जामिनर ठंडी निगाहों से पूछता है, तू कौन सा वेपन चुनना चाहता है? जैक सीधे जवाब देता है, जरूरत नहीं, मेरे हाथ ही काफी है। एग्जामिनर दोबारा पूछता है, क्या तू यकीनन बिना वेपन के ही करना चाहता है? जैक दृढ़ आवाज में कहता है, हाँ, मेरी फिस्ट ही इस काम के लिए काफी है। सुनते ही स्टूडेंट्स खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। सिर्फ हाथों से?
ये मजाक कर रहा है क्या? जबकि ये सब सुन रैंक्स का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे पूरा यकीन है कि अगर जैक ने सच में हाथों से कोशिश की तो उसके बाजू फट जाएंगे। वह खुद को दोष देने लगता है, मुझे उसे रोकना चाहिए था। लेकिन जैक का इरादा पक्का है। एग्जामिनर सिर हिलाकर आदेश देता है, ठीक है, आगे बढ़। जैक चट्टान को ध्यान से देखता है। वह महसूस करता है कि यह किसी ऐसे मिनरल से बना है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा। शायद ये 1000 सालों में बना होगा। वह हल्की मुस्कान के साथ आगे सोचता है, बहुत कुछ है जो अभी मुझे नहीं पता, पर उसे भविष्य पर छोड़ता हूँ। अब जैक अपने शरीर में ताकत भरना शुरू करता है। उसकी सांसें गहरी हो जाती हैं, शरीर पर पीली रोशनी चमक उठती है। वह अपने पसंदीदा टेक्निक प्लान का नाम लेता है, ड्रैगन स्लेयर कॉम्बैट टेक्निक फॉर्म। उसकी बांह सुनहरी ऑरा से ढक जाती है और अगली ही पल धड़ाम एक गगनभेदी धमाका होता है। पत्थर का ऊपरी हिस्सा चकनाचूर हो जाता है। चारों तरफ धूल का बादल फैल जाता है। सभी छात्र अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन एग्जामिनर की आंखें खुली रहती हैं, जैसे उसने यह पहले से महसूस किया हो। जैक थककर लंबी सांस लेता है। वह अपने हाथ को देखता है। उससे खून बह रहा था और उसकी यूनिफॉर्म फट चुकी थी। लेकिन वह खुद की तारीफ करने के बजाय बुदबुदाता है, अब भी ट्रेनिंग काफी नहीं है। बाकी छात्र अब तक हैरान रह गए थे कि जैक ने यह कैसे कर दिखाया। उनकी आंखों में डिसबिलीफ साफ दिख रहा था, लेकिन रेटॉन सिर्फ गुस्से से लाल हो रहा था। उसके लिए यह स्वीकार करना मुश्किल था कि जैक ने रीजनरेशन स्टोन तोड़ दिया, जबकि एक लड़की इस नज़ारे को बड़े ध्यान से देख रही थी। रैंक्स तो पूरी तरह चौंक गया था। वह मानो अपनी जमीन पर गिरी हुई जबड़े को उठाने की कोशिश कर रहा था। कौन सोच सकता था कि जैक, वह जो सबसे कम उम्मीद वाला लड़का था, परीक्षा पास कर पाएगा। यहाँ तक कि एग्जामिनर भी हैरान था। ये नामुमकिन है, वह खुद से कहता है, क्योंकि केवल 4 स्टार रैंक या उससे ऊपर का वॉरियर ही इस पत्थर को तोड़ सकता था, और जैक एक इलेजिटिमेट बच्चा था। एग्जामिनर सोचता है कि कहीं उसने अपनी ताकत अपने पिता से तो विरासत में नहीं पाई। उसे यह भी याद आता है कि उसने यह टेक्निक कहीं और भी देखी थी। जैक एग्जामिनर के पास बढ़ता है। मैंने कैसा प्रदर्शन किया? वह पूछता है। एग्जामिनर उसकी तरफ देखता है और जवाब देता है, तुमने पास कर लिया, ये लो। उसने जैक को एक हरे तरल से भरी बोतल थमा दी। जैक उसी जूनियर एग्जामिनर से पूछता है, ये क्या है? लेकिन वह सिर्फ नफरत भरी नजरें दिखाता है और कहता है, क्या तुम यहां से जल्दी नहीं हट सकते? इस बर्ताव से छिड़कर जैक वहां से आते हुए कहता है, क्या इस एरा के सभी लोग ऐसे हैं क्या? चिड़चिड़े वह वापस रैंक्स के पास जैसे ही लौटता है। रैंक्स मुस्कुराते हुए कहता है, तुम सच में कमाल थे। इस पर जैक घमंड से कहता है, यह तो आसान था। फिर उसी बोतल को दिखाता है और पूछता है, ये क्या है? रैंक्स समझाता है, ये एक हीलिंग पोशन है, नॉर्मल ग्रेड का। जैक थोड़ा उलझ जाता है, जबकि रैंक्स आगे बताता है कि एल्ड्रेगन फैमिली की हीलिंग पोशंस बाजार वाली पोशन से बेहतर होती हैं। जिसे अब ध्यान से देखते हुए वह सोचता है, तो मतलब यह कोई जहर नहीं है, तो क्या यह स्प्रिट मेडिसिन है? स्प्रिट मेडिसिन एक ऐसी दवाई थी जो एक्सट्रीमली रेयर मटेरियल से बनाई जाती थी, जिसमें इंग्रेडिएंट्स के तौर पर कुछ मेडिसिनल हर्ब्स डाली जाती थी जो सिर्फ सीक्रेट रियलम्स में मिलती थी। साथ ही इसमें हाई प्योरिटी की सोर्स पावर के लिए डिवाइन बीस्ट्स के कोर और फैंटम बीस्ट्स, जिन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल था, उनके कोर मिलाए जाते थे, जिसे पीने के बाद यह मेडिसिन किसी भी चोट या कितने भी पुराने स्कार को ठीक कर सकती थी। साथ ही यह सोर्स पावर को भी फुल कर सकती थी या बढ़ा सकती थी। लेकिन मटेरियल ढूंढना और उसे रिफाइन करना आसान न होने की वजह से यह रेयरली दिखती थी। फिर जैक बोतल पीता है। जैसे ही उसने पोशन पी, उसके फटे हुए हाथ तुरंत ठीक हो गए। उसकी आंखों में डिसबिलीफ और खुशी का मिश्रण था। तो यह पोशन असल में एक स्पिरिट मेडिसिन था, वह चिल्लाया। रैंक्स मुस्कुराता है, मुझे नहीं पता कि स्पिरिट मेडिसिन क्या होता है, लेकिन हमारी हीलिंग पोशंस तो बाजार वाली पोशन से बेहतर होती हैं। जैक सोचता है, सभी चोटें तुरंत ठीक हो गईं, पर सोर्स पावर सर्च नहीं हुआ। लेकिन यह साबित करता है कि यह पोशन कितनी एडवांस्ड चीज है, 1000 साल की मानव नॉलेज का नतीजा। अचानक रैंक्स याद दिलाता है, तुम तो मजबूत हो। जैक मुस्कुराता है, नहीं, मैं सबसे मजबूत बनना चाहता हूँ, इसलिए मुझे हैरानी नहीं। थोड़ी देर बाद रेटोन और उसका गिरोह परीक्षा देने के लिए आगे आता है। वे सभी पास हो जाते हैं। जैक को कोई हैरानी नहीं होती, वह पहले से जानता था कि ये लोग पास हो जाएंगे। आखिरकार एप्लीकेंट नंबर 414 बुलाया जाता है और वह रैंक्स है। जैसे ही वह सीढ़ियां उतरता है, जैक उसे नजर से हिम्मत देता है, खुद को संभालो, सब ठीक होगा, तुम इसे बड़ी आसानी से कर लोगे। रैंक्स की आंखों में डर और उत्सुकता दोनों झलक रहे थे, लेकिन जैक की आश्वस्त आंखें उसे एक ताकत देती हैं।
रैंक्स घबराते हुए जैक की तरफ मुड़ता है और कहता है, भाई इतना हाई स्टैंडर्ड मत सेट करो। फिर वह परीक्षा स्थल की ओर बढ़ता है जहां वह एक तलवार उठाता है और जैक चुपचाप सोचता है, ये लड़का असल में क्या करने वाला है। रैंक्स गहरी सांस लेता है और अपनी तलवार को चट्टान की ओर मारता है, लेकिन जैसे उम्मीद थी चट्टान पर कोई खरोंच नहीं आती और गिर पड़ता है जमीन पर। एग्जामिनर उसे याद दिलाता है, तुम्हारे पास अभी 2 और प्रयास बचे हैं। रैंक्स संघर्ष करते हुए फिर से खड़ा होता है और दोबारा हमला करता है, पर परिणाम वही रहता है। फिर से वह जमीन पर गिर जाता है, आंखों में आंसू। उसके दिल में डर बैठ जाता है, शायद वह फेल होने वाला है जैसे उसके बुलीज ने कहा था। जैसे ही एक्सपेक्टेड था, रेटोन और उसके दोस्तों की हंसी गूंज उठती है। हाफ ड्रैगन का बच्चा हमेशा हाफ ड्रैगन ही रहेगा। वे उसे गिव अप करने के लिए उकसाते हैं और जैक को याद दिलाते हैं, देखा तू ही तो कहा था कि रैंक्स जैसे कमजोर से लड़के भी हमसे मजबूत हैं। अब क्या हुआ। एग्जामिनर फिर रैंक्स को चेतावनी देता है, बस एक ही प्रयास बचा है, क्या तुम इसे आजमाना चाहते हो। रैंक्स घबराता है और पूरी तरह डर की काली धुंध में डूब जाता है। तभी जैक की आवाज अंधेरे में गूंजती है, तुम क्या कर रहे हो। रैंक्स चौंक कर मुड़ता है। जैक उसे सलाह देता है, तलवार छोड़ो, भाला इस्तेमाल करो। रैंक्स अभी भी कंफ्यूज्ड है। जैक फिर कहता है, मैं वही कह रहा हूं जो मैंने कहा, तुम उस हथियार का इस्तेमाल कर रहे हो जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तलवार से कितनी भी कोशिश करो, पत्थर में खरोंच नहीं पड़ेगी। रेटोन और उसके दोस्तों की हंसी फिर गूंजती है। रैंगस के पिता को स्पीयर चलाना नहीं आता, उन्होंने तो उसे बचपन से तलवारबाजी सिखाई है, भाला नहीं। फिर भी वह अब भी पैथेटिक रहेगा। जबकि उसे नजरअंदाज कर जैक एग्जामिनर की तरफ देखता है और पूछता है, क्या एग्जाम के बीच में वेपन चेंज करना अलाउड। एग्जामिनर कहता है, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। जैक रैंक्स की तरफ मुस्कुराता है, तो आगे बढ़ो, भाला इस्तेमाल करो। जैक जैसे कोई मोटिवेशनल स्पीकर खड़ा है। वह रैंक्स से पूछता है, क्या तुम हार कर नीचे जाने के लिए तैयार हो। रैंक्स अपनी आंखें चमकाते हुए जवाब देता है, नहीं। फिर वह खड़ा होता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी सलाह मानता हूँ, भाला इस्तेमाल करूंगा। रैंक्स के पिता को कभी ड्रैगन्स नेस्ट में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली थी। उसे हमेशा मौकरी सहनी पड़ी, लेकिन उसने कभी गिव अप नहीं किया और अपने बेटे को अच्छे से पाला। रैंक्स सोचता है, अपने पिता की वजह से मैं साबित करना चाहता हूं कि मैं फेक नहीं हूं। वह याद करता है कि जैक ने कहा था, तुम तलवार कितनी भी इस्तेमाल कर लो, परिणाम वही होगा। रैंक्स ने जैक को हाल ही में ही जाना है, लेकिन अब वह उस पर भरोसा करने का फैसला करता है। भले ही वह नहीं जानता कि भाला कैसे इस्तेमाल करना है। जैक कह रहा है कि बस सीधा थ्रस्ट करो, बहुत सोचना मत, बस करो। रैंक्स जानता है कि पहली बार स्पीयर उठाने वाले के लिए रिजेनरेशन स्टोन को डैमेज करना असंभव है, लेकिन अगर वह कोशिश नहीं करेगा तो कभी भी भरोसा नहीं होगा। और क्योंकि जैक उस पर विश्वास करता है, रैंक्स भी अब उसी विश्वास के साथ आगे बढ़ने वाला है। रैंक्स अपना स्टांस लेता है। उसकी आंखों में ध्यान है कि उसके शरीर में बह रही सोर्स एनर्जी तलवार पकड़ने के समय से बिल्कुल अलग महसूस हो रही है। फिर रैंक्स तेजी से चट्टान की ओर दौड़ता है और अपनी स्पीयर को मारता है। चट्टान पर एक भयानक शॉक वेव फैल जाती है। रिटोन और उसके गैंग हंसने लगते हैं, अरे कोई फर्क नहीं पड़ा, बस वेपन बदल दी और वही हाल। लेकिन जब वे नजदीक से देखते हैं तो उन्हें विश्वास नहीं आता। रैंक्स ने सच में पत्थर को पियर्स कर दिया है। एग्जामिनर भी हैरान है, यह असंभव है, वह सोचता है, लेकिन रैंक्स ने सच में स्टोन को भाले से छेद दिया। जैक अपने दोस्त की सफलता पर गर्व महसूस करता है और तालियां बजाता है। रैंक्स अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता जब एग्जामिनर उसकी किताब में रिकॉर्ड करता है कि वह परीक्षा पास हो गया है। रैंक्स फिर पूछने को मजबूर होता है, क्या सच में मैंने पास किया। तभी जैक उसके पीछे से उसे गले लगाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, देखा तुमने कर दिखाया। रैंक्स की आंखों में आंसू और खुशी का मेल है। वह जैक को जोर से गले लगाता है। रिटोन और उसके गुंडे इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वे सोचते हैं कि रैंक्स की सफलता सिर्फ लक थी। एग्जामिनर जोर से चिल्लाता है, परीक्षा खत्म, अगला है एंट्रेंस सेरेमनी। जैक ये सुनकर हैरान रह जाता है, इतना ही था, बस पत्थर में खरोंच बनाना, वह सोचता है। रैंक्स जैक को समझाता है, शायद एकेडमी में प्रवेश के बाद भी एक और एग्जाम हो सकता है। जैक पूछता है, तो हम अब क्या करेंगे, हमने तो परीक्षा पास कर ली है। रैंक्स जवाब देता है, एल ड्रैगन फैमिली के हेड्स आएंगे और पार्टिसिपेंट्स को उनकी सफलता पर बधाई देंगे। तभी दूर से ऑरा फार्मिंग करने वाले कुछ लोग दिखाई देते हैं। उनमें से एक व्यक्ति जैक का ध्यान खींचता है। जैक पूछता है, रैंक्स ये ग्लूमी लड़का कौन है। रैंक्स हैरान होता है कि जैक फैमिली हेड की तरफ ऐसे बात कर रहा है, लेकिन जैक पीछे नहीं हटता और फैमिली हेड को अगली डूड कह देता है। उससे पहले कि वह कुछ और कह पाए, रैंक्स जल्दी से अपने हाथ से जैक का मुंह ढक देता है। चुप रहो, कुछ मत बोलो।
रैंक्स उससे विनती करता है। जैक के लिए यह मुश्किल है, लेकिन वह चुप रहने का फैसला करता है। वह उन लोगों की तरफ देखता है जिन्हें ईल ड्रैगन्स फोर्सेस माना जाता है। जैक इम्प्रेस्ड है क्योंकि इनमें कुछ काफी अच्छे लड़के हैं, ज्यादातर 6 स्टार, लेकिन फैमिली हेड बल्जा एल्ड्रैगन एक 8 स्टार वॉरियर है। इसका मतलब है कि वह बहुत बड़ी बात है। जैक अपने समय में सोचता है, हमारी दुनिया में इतने रेयर 8 सितारे थे, अब ये कितने बचे होंगे। जैक रैंक्स को अपनी फीलिंग्स बताता है। मैं बल्जा को पसंद नहीं करता, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वह मेरा पिता है या नहीं। तभी बल्जा एल्ड्रैगन एक जोरदार ऑरा के साथ आगे बढ़ता है और छात्रों को संबोधित करता है। वह बस कुछ शब्द बोलता है, तुम लोग एल्ड्रैगन के फ्लैश और ब्लड बनो। लेकिन ये शब्द किसी भी सामान्य वचन की तरह नहीं थे। बल्जा की ऑरा और उसकी बातों में इतना दबाव था कि सभी छात्र जैक को छोड़कर कांपने लगते हैं। रैंक्स तक अपनी सांसों में कठिनाई महसूस करता है। वह धीरे से शिकायत करता है, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन जैक को बल्जा की मौजूदगी से कुछ भी महसूस नहीं होता। सिर्फ एक चीज महसूस होती है, शुद्ध घृणा, और खुद को भी नहीं पता क्यों। बल्जा अपना संबोधन खत्म करता है और जाने लगता है। तभी एक अन्य एल्डर आगे बढ़ता है और छात्रों को कहता है, हाउस का हेड आपसे बहुत उम्मीदें रखता है। यह एल्डर भी जैक का ध्यान खींच लेता है। उसकी सुनहरी बालों वाली उपस्थिति जैक को सोचने पर मजबूर करती है। यह ब्लंट हेयर्ड एल्डर कौन है? बल्जा के जाने से छात्रों पर जो दबाव था वह थोड़ी कम हो जाता है, लेकिन उनकी कंपोजर अभी भी बल्जा की ऑरा के असर के बाद बनी रहती है। फिर एग्जामिनर आगे बढ़ता है और अनाउंस करता है, अब हम डॉर्मिटोरी असाइनमेंट्स बताएंगे। जैक सुनकर हैरान है। वह सोच रहा था कि सब एक ही जगह जाएंगे। तब रैंक्स जैक को समझाता है, अकादमी में 4 टर्म्स हैं। छात्रों को ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ टर्म में असाइन किया जाता है। कुछ ही देर में जैक का नाम अनाउंस किया जाता है। वह खड़ा होकर अपने रास्ते की ओर बढ़ता है। रैंक्स से कहता है, ख्याल रखना। दोनों दोस्त थोड़ी देर के लिए हाथ हिलाकर अलविदा कहते हैं। जैक को एकेडमी का ईस्ट टर्म असाइन किया गया है। वह हैरान है, 1000 साल में कितना कुछ बदल गया। वह हाथ में नोट में लिखी निर्देशों को फॉलो करता है और अपने कमरे तक पहुंचता है। वह थोड़ा टेंस है, सोचता है कि उसका रूममेट नाराज होगा क्योंकि वह लेट आया था रास्ता भटकने की वजह से। आखिरकार वह कमरे के दरवाजे पर पहुंचता है। जोश और उत्साह के साथ वह दरवाजा खोलता है। नमस्ते, मैं तुम्हारा रूममेट हूं। लेकिन जैसे ही उसने अपने नए रूममेट को देखा, उसका उत्साह और जोश ठंडा पड़ जाता है।